कुछ होमवर्क दिया था बेटा लास्ट क्लास में? कौन सा? 13? थर्टीन ए, अच्छा। अच्छा 13 ए कर रहे थे हम लोग, चलिए देखिए आया कि नहीं आया। नहीं आया। चलो देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग 13 ए क्वेश्चन कर रहे थे। कॉस्ट शीट बना ली थी हम लोगों ने क्वेश्चन में, और इसकी रिक्वायरमेंट थी वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले। चलो अब ये देखो बेटा, परचेज निकाल लिया था कि नहीं हम लोगों ने? निकल गया था। चलो परचेज आ गया था 16100। क्या बेटा परचेज? ऐड करने के बाद कितना आएगा? परचेज हो जाएगा, नहीं बेटा ये फाइनल आंसर लिखा था मैंने, 96600 ये रहेगा, प्लस 966 कितना 16,000। अच्छा 100, अब कितना आएगा? 1,12,700, ये हो गया परचेज। चलो अब निकाल लेते हैं एक एक करके। अगर ये निकल गया तो अब इंडिविजुअल करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए सामने सबसे पहले यहाँ लिखा है, ये वाली लाइन ध्यान होगी, द अबव फिगर गिवन रिलेटेड ओनली टू फिनिश गुड्स नॉट टू WIP। तो हम लोगों ने क्या किया था, एक एक WIP निकाल के ऐड कर लिया था। फिर पढ़ो आगे, गुड्स इक्वल्स टू 15% ईयर ऑफ द प्रोडक्शन इन प्रोसेस, ये शायद निकाल लिया था। हाँ WIP निकाल लिया था हम लोगों ने, ठीक है आगे बढ़ो। अब ये यहाँ तक था, कंपनी बिलीव्स इन कीपिंग मटेरियल इक्वल्स टू 2 मंथ कंजम्पशन, 2 महीने के कंजम्पशन का मटेरियल स्टॉक में रखा जाता है। तो ये देखो, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकला है 96,600, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 96,600 मटेरियल अगर 12 महीने का है तो 2 महीने का जितना होगा वो स्टॉक में पड़ा रहता है, 16,100 मटेरियल निकल गया। लेबर देखिए, मटेरियल के बाद और क्या क्या दे रखा है, आगे लिखा है ऑल एक्सपेंसेस विल बी पेड, ऑल एक्सपेंसेस विल बी पेड 1 मंथ इन एडवांस, सारे के सारे एक्सपेंसेस एडवांस में दिए जाते हैं। अच्छा अब देखो जरा बेटा, एक्सपेंसेस में था क्या क्या, अगर आप देखें तो कॉस्ट शीट हमने बनाई थी पिछली क्लास में। तो देखो एक वेजेस है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तीन ही खर्चे हैं, और ये 1 महीने का एडवांस रहता है। तो चलिए, एडवांस का मतलब एसेट हो गया,
तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अभी थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, आएगा स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिर आएगा बेटा डेटर्स, में भी कोई कैश दिया हो। अब इसके बाद लिखो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब इसमें कई सारे हैं। पहला वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट शीट में देख लो कितने का है ये, 66250। 66250 अगर 12 महीने का है तो एक महीने का कितना। अगला है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, कॉस्ट शीट में 14,000 का है ये। तो अगर बेटा 14,000 है 12 महीने का, तो 2 महीने का, एक महीने का कितना। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये है 13,000 का। तो अगर 13,000 है 12 मंथ का, तो 1 मंथ का कितना। तो हम लोगों ने प्रीपेड एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लिए। आगे बढ़िए। बेटा WIP क्या होता है ये बताओ। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो कहीं पे ये बेंच बन रही है जिस पे आप लोग बैठे हो, अगर ये पूरी नहीं बनी, अधूरी बनी है, तो यही क्या है, WIP है। अब बताओ इसमें मटेरियल लगा होगा, मजदूरी लगी होगी, पूरी थोड़े ना लगी होगी। तो इसी बेंच भर का ही, तो मान लो 2 बेंच आखिरी में बच गई, तो 2 की ही वेजेस इसमें होगी ना, बाकी तो हमें लिखना होगा। WIP 3 चीजों से मिलकर बनता है, किससे किससे, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो ये हो गया बेटा। अब देखो और क्या दिया है, ये हो गया। अब ये देखो, सप्लायर ऑफ मटेरियल विल एक्सटेंड 1.5 मंथ क्रेडिट। जो मटेरियल का सप्लायर है वो 1.5 मंथ का क्रेडिट देता है। तो ये बेटा, ये सब जब हम लोग निकाल लेंगे तो आ जाएगा करेंट एसेट, टोटल ऑफ करेंट एसेट। अब नीचे में हेडिंग लिख ले रहा हूं, करेंट लायबिलिटी, सबसे पहले लिखेंगे क्रेडिटर फॉर मटेरियल। बेटा क्रेडिटर हमेशा परचेज पे निकाला जाता है, और आज ही परचेज हम लोगों ने निकाला है अभी, 112700। अगर ये परचेज है 12 महीने की, तो 1.5 मंथ की कितनी, 14,087। फिर पढ़ो आगे, सेल्स विल बी 20% कैश एंड रेस्ट 2 मंथ क्रेडिट। बेटा अब ये पॉइंट मैं पहले ही करा चुका हूँ, 1 मिनट देखो इधर, सब लोग स्क्रीन पे देखो। आप जरा बताओ, ये टोटल बेसिस पे क्वेश्चन लग रहा है कि कैश बेसिस पे। कैश बेसिस में प्रॉफिट को लेते हो कि छोड़ देते हो, छोड़ देते हैं। तो ये देखो, प्रॉफिट नहीं लिया हम लोगों ने, डेटर किस पे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। और उसने लिखा था 20% कैश है, तो इसका मतलब 80% क्या है, क्रेडिट पे, इसी पे निकल जाएगा डेटर। ठीक है, तो अभी यहाँ लिख देंगे, ऊपर निकाल लेते हैं, डेटर लिखा तो है ही, कितने दिन का है बस देख लो, 2 मंथ। तो क्रेडिट सेल जितने भी दिन की होगी, अगर ये 12 महीने की है तो 2 महीने का कितना, 127080। 127080 अगर ये 12 महीने का है, तो 2 महीने का कितना, कितना बेटा, 21,180।
चलो आगे देखो नेक्स्ट, अगली लाइन में लिखा है 70% ऑफ द इनकम टैक्स विल बी पेड इन एडवांस क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। अब बेटा ये आपको समझा के तब ये क्वेश्चन मैंने शुरू कराया था। अब इसने लिखा है 70% ऑफ द इनकम टैक्स विल बी पेड इन एडवांस इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, आइए देखिए 70% ऑफ इनकम टैक्स। आप जरा अगर यहाँ देखें बेटा तो ये देखो क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स कितनी बनाई थी, तो इसका मतलब टैक्स कितना देना है 10,000। ध्यान से पहले देखना फिर उसके बाद लिखना। अब ये एडवांस में है तो ये भी तो एसेट बन गया ना बेटा, कहीं इसको एसेट में एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो मैंने कैश यहाँ से हटा दिया, यहीं लिख दे रहा हूँ, कैश अभी कहीं लिख दूंगा। तो ये हो गया एडवांस टैक्स। अब याद करो तुम लोग को पढ़ाया था, देखो 10,000 की अगर प्रोविजन बनी है तो टोटल टैक्स कितना हो गया 10,000, लेकिन उसका ये 70% एडवांस में देते हैं तो 10,000 का 70% कितना हो गया 7,000। और बेटा ये देते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, मतलब मान लो अगर 7,000 12 महीने में दिया तो एक महीने का निकल के आ गया, तो क्वार्टरली मतलब 3 महीने का जितना होगा वही तो प्रीपेड होगा। ये देखो कैसे पढ़ाया था, यहाँ जो कैसे पढ़ाया था पिछली क्लास में, यहाँ जो टैक्स गया वो यहाँ का है, यहाँ जो गया वो यहाँ का है, यहाँ जो गया वो यहाँ का है, और यहाँ जो जाएगा वो अगले क्वार्टर का होगा। समझ आया ना, तो चाहे सीधे 1/4 कर लो चाहे 3 महीने का निकाल लो, एक ही बात है। कितना आता है देखो बेटा 1750, ये हो गया टैक्स। अगली लाइन पढ़ो, अगली लाइन पढ़ो क्या लिखा है, द कंपनी विशेस टू कीप 8,000 इन कैश। 8,000 का इनके पास कैश है, कहीं लिख लेते हैं, ये हो गया कैश 8,000 का। फिर पढ़ो 10% हैज टू बी एडेड टू एस्टिमेटेड फिगर ऑफ अनफोर्सीन कंटिजेंसीज। ठीक है, उसको ऐड कर देंगे, अभी उसको ऐड कर देंगे। तो ये सब हो गया। लाइबिलिटी में अभी तक हम लोगों ने लिखा है क्रेडिटर फॉर मटेरियल। बेटा अब बताओ लाइबिलिटी सारी हो गई या कोई बची है? बताओ सब लोग, लाइबिलिटी सारी हो गई या बची है? कितना? ठीक है, ये बताओ प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बनाया था 10,000 का, तो टैक्स कितना देना था 10,000, लेकिन 70% एडवांस में दिया है तो अभी 3,000 तो बाकी है ना, 10,000 का 30%, वो किस में आएगा करंट लाइबिलिटी में। तो लिखिए करंट लाइबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000 का 30% 3,000। अब बेटा एसेट का टोटल कर लो, लाइबिलिटी का टोटल कर लो। किसका? एसेट का टोटल कितना 7,1145। अच्छा फिनिश गुड्स नहीं लिखा है, अच्छा एक मिनट रुको बेटा, फिनिश गुड्स नहीं लिखा है, फिनिश गुड्स का कहाँ लिखा है पॉइंट? अच्छा ये पहला है देखो, द अबव फिगर रिलेट ओनली टू फिनिश गुड्स नॉट टू WIP। अच्छा एक मिनट बेटा, ये देखो ये आखिरी में लिखा है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 10% ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस नॉट येट सोल्ड। जितना ये प्रोडक्शन करते हैं उसका 10% बेचते नहीं है, बस यहीं से मिल जाएगा फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू करते हो, फिनिश गुड्स को किस पे वैल्यू करते हो? कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। किस पे? कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। तो वहीं से बेटा हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे। आइए देखिए, तो फिनिश गुड्स ये रहा,
ये देखो कोई जरूरत थोड़े नहीं, ये निकाल रखा है ना बेटा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसीलिए तो कॉस्ट शीट बनवाई थी। डायरेक्ट यही पिक कर लो, 14650, 14650 यहाँ लिख दो। वर्किंग नोट नंबर कौन सा था ये, 2। अब टोटल करो बेटा, इतना ऐड कर दो इसमें, 8 8 5 7 9 4 7 9 5। फिर से देख लो बेटा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? हाँ कैश लिखा है 8000, 16100, 163 85। क्या छूट रहा था? अब ये देखो लाइबिलिटी वाला 44087, अब निकाल लो वर्किंग कैपिटल, ए माइनस बी 68713, और इसी में ऐड कर दोगे प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी। हाँ पूछो बेटा, क्या किसी को दिक्कत हो रही है कुछ? टोटल गलत है? अच्छा 17087, ठीक ठीक। अभी आ गई अपने पास वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सेवन डबल फाइव एट फोर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 75584। हाँ कुछ दिक्कत है बेटा, बताओ। चलो नेक्स्ट, अब आगे लिखिए जरा। कल लास्ट क्लास में किया था कंसेप्ट 19, अब लिखो कंसेप्ट 20। कंसेप्ट 20, इसका नाम है डिसीजन टू डिसकंटिन्यू क्रेडिट सेल। डिसीजन टू डिसकंटिन्यू क्रेडिट सेल। लिखिए। अच्छा मुझे बस एक बात बता दो, क्रेडिट सेल क्या हो? क्रेडिट सेल अगर हम लोग डिसकंटिन्यू कर दें, सोचना, क्रेडिट सेल डिसकंटिन्यू करोगे तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगा घटेगा? क्यों? डेटर्स कम हो जाएंगे, डेटर्स रहेंगे ही नहीं, तो एसेट का टोटल कम हुआ, तो अपने आप वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है, कंपनीज वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए क्रेडिट सेल डिसकंटिन्यू कर देते हैं। समझ आए? लिखो बेटा, व्हेन कंपनी take decision to discontinue
sales on credit then it means that there will be no debtors, so amount of working capital decreases. Amount of working capital decreases. चलो अब इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए जरा क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। 14A, क्वेश्चन नंबर 14A। क्वेश्चन नंबर 14A बेटा। चलो ये रहा, सब लोग देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा है। The following information is provided by DVP Limited for the year ending 31st March 2015। क्या क्या? Raw material storage period, WIP conversion period, finished goods storage period, debtor collection period, creditor payment period। क्या इतने से ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगी? बोलो बेटा, आ जाएगी? सब निकाल के दिया है। अच्छा, अब कह रहा है एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ये है, तो मैंने आपको सिखाया था ऑपरेटिंग साइकिल की मदद से अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हो तो हम लोग वर्किंग कैपिटल निकाल लेते हैं, क्योंकि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट कितने दिन की होगी? मान लो 12 महीने की, और ऑपरेटिंग साइकिल सपोज करो 1 महीने का है, तो निकल के आ जाएगा ना कितना होगा। ठीक है, अब जो भी आएगा। अच्छा, एक बात और है, कह रहे हैं इसमें डेप्रिसिएशन भी है 2,10,000 का। ठीक है, अब कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल, तो वो तो बेकार वाली बात, प्लस माइनस करके आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ये भी आएगा। अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर द कंपनी ऑन कैश बेसिस, कह रहा है अगर कंपनी कैश बेसिस पे काम करे तब कितना आएगा, तो क्या करोगे? डेप्रिसिएशन हटा दोगे। अच्छा, अब मुझे बताओ पहले इसमें से सब बच्चे खुद से ऑपरेटिंग साइकिल निकाल सकते हो? निकालो। मैं फ्रीज कर रहा हूँ, मैं भी लगा रहा हूँ, आप भी लगाइए। आया किसी का? कितना बेटा? 80।
80 आ रहा है सबका? चलो अब दूसरा आंसर भी खुद से निकालो। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर 4.5। इधर देखो सामने, बेटा क्वेश्चन में लिखा है ना 360 डे लेके क्वेश्चन करना है, ठीक है? तो अब ये नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल हो गया हम लोगों के पास 360 डेज डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। कितना बताया बेटा? 4.50। ठीक है, अब तीसरा आंसर देखो। अब उसने बोला है, पहला आ गया, दूसरा आ गया, अब ये तीसरा कह रहा है अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर कंपनी ऑन कैश बेसिस। चलो अब कैश बेसिस पे वर्किंग कैपिटल निकालना है। फॉर्मूला आपको बता रखा है ऑलरेडी, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ऑन कैश बेसिस। फॉर्मूला बताया था आपको, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 80। अब इनकी एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दी थी 21 लाख है, जिसमें से 2,10,000 का डिप्रिसिएशन है। ट्वेंटी वन लाख में से माइनस कर देंगे 2,10,000। अगर ये 360 डेज का है तो 80 डेज का कितना? 4 लाख। ये आ गया बेटा वर्किंग कैपिटल। चलो अब अगला, ये आ गया वर्किंग कैपिटल। अभी देखो जो चीज़ नहीं है, हो गया इतना सबका? स्क्रीन पे देखो, अब ये नया पॉइंट है बेटा आपके लिए। ये जरा ये वाला पॉइंट पढ़ो। ये पॉइंट आपके लिए नया है, इसीलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी तो सब आपको आता है। द कंपनी इज अ मार्केट लीडर इन इट्स प्रोडक्ट, देयर इज वर्चुअली नो competition in the market. Based on market research, it is planning to discontinue credit sales, means no debtors. अच्छा, and deliver product based on prepayment. Thereby, it can reduce its working capital substantially. What would be the reduction in working capital requirement due to such decision? कह रहा है बेटा, अगर कंपनी क्रेडिट सेल रोक दे अपनी तो उनको कितने का यहाँ पे, अब ये बताओ क्रेडिट सेल कम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? डेटर्स नहीं रहेंगे। डेटर्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा? वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी। तो यही हम लोग को निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। लिखिए फोर्थ पॉइंट में, सब बच्चे लिखिए फोर्थ पॉइंट में, इफ
if credit sale is discontinued, then revised working capital रिवाइज्ड वर्किंग कैपिटल। बेटा ये बताओ इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी थी? 21 लाख की। उसमें से 2,10,000 का क्या था? डेप्रिसिएशन। और ये कॉस्ट थी 360 दिन की। बोलो बेटा। तो 80 दिन का जितना था वही क्या था? वर्किंग कैपिटल। और मेरी तरफ देखो, 80 दिन, उसमें से जब क्रेडिट पे सामान नहीं दोगे तो ये 45 दिन कम हो जाएगा। क्रेडिट पे माल नहीं दोगे तो क्या होगा? 45 दिन पैसा फंसेगा नहीं। तो 80 में से माइनस कर देंगे 45 दिन, मतलब हमारा ऑपरेटिंग साइकिल ही कम हो जाएगा। अब जो निकल के आएगा दैट इज योर आंसर। नीचे लिख भी दे रहा हूं, व्हेन वी डू नॉट मेक क्रेडिट सेल, revised operating cycle (80 minus 45) 35 days। जब हम क्रेडिट सेल नहीं करेंगे तो हमारी ऑपरेटिंग साइकिल रिड्यूस हो जाएगी, 80 से 45 हो जाएगी। वन 183,750, ये था बेटा क्वेश्चन। चलो अब अगला कंसेप्ट। अब करेंगे कंसेप्ट नंबर 21। हेडिंग बनाइए, कंसेप्ट नंबर 21। लिखिए बेटा, व्हेन कंपनी chooses to increase its capacity utilization, when company chooses to increase its capacity utilization, लिखिए, sometimes company may want to increase its capacity to capture its market share in such case working capital requirement will always remain same
unless otherwise stated, unless otherwise stated. ठीक है बेटा, तो ये हमने लिखा। अब जरा इसका मतलब देखो क्या है बेटा। अगर कंपनी अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाती है, अच्छा सब लोग मेरी तरफ देखो, बताओ जरा। एक कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है बेटा, सिंगल शिफ्ट वर्सेस डबल शिफ्ट, याद है? अब उसमें बताओ कौन सी चीज बदलती थी। सिंगल शिफ्ट वर्सेस डबल शिफ्ट में जब आते थे तो क्या वही रहता था? WIP, बाकी सब चेंज हो जाता था। तो लगभग अब ये क्या है, ये मतलब वैसा तो नहीं है कंसेप्ट। अब ये क्या है, सिंगल शिफ्ट डबल शिफ्ट में ये था बेटा, देखो उसी का ये कंट्राडिक्टरी कंसेप्ट है। छोटी सी दुकान है, सेल बढ़ानी है, तो पहले दिन भर काम होता था 8 घंटे, अब इसी में रात रात में भी काम करना शुरू कर दिया। समझ आए? तो क्या है, हमारे फिक्स्ड खर्चे वही रहते थे और वेरिएबल बढ़ जाते थे। अब क्या है, अब कैपेसिटी बढ़ाने वाली बात है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हमारे पास स्पेस टोटल इतना है, अभी क्या है, प्रेजेंटली हम लोग खाली इतना यूज करते हैं। अब मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि इतना और यूज करेंगे, तो काम तो सिंगल शिफ्ट में ही होगा ना, काम सिंगल शिफ्ट में ही होगा। ठीक है, काम, लेकिन हम क्या है, मार्केट में अपना वो शेयर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या है, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, कैपेसिटी अपनी बढ़ा रहे हैं। तो तो इसको हम लोग बोलते हैं व्हेन कंपनी चूजेस टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अच्छा, अब ऐसे में होगा क्या बेटा, ऐसे में वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो सेम होगी जब तक क्वेश्चन में कुछ कहा ना जाए। जब तक हमारा क्वेश्चन कुछ कहेगा नहीं तब तक हमारे पास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हम लोग वही रखेंगे। अब इसको क्या मतलब हुआ और बढ़िया से समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 15 से बेटा समझ में आएगी बात। आ जाओ जरा 15 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। चलो पढ़ो जरा, पहले लिखा क्या है लास्ट में, फिर बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे, लगाया करेंगे। लिखा है बेटा, prepare a projected profitability statement and working capital new level, assuming that minimum cash balance 19,500 has to be maintained, use total basis। ठीक है, use total basis। चलो बेटा, तो अब हमें प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है। कई क्वेश्चंस में आपने बनाया है, यहां भी बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 लिखिए, प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट।
चलो अब बेटा क्वेश्चन पढ़ेंगे, वहां से समझ में आएगा ये कैसे बनेगा। चलो देखो क्या लिखा है, पढ़िए सब लोग, देखो बेटा, फिर यहाँ से आप समझ पाओगे। कहता है फूड्स लिमिटेड प्रेजेंटली ऑपरेटिंग एट 60% लेवल प्रोडक्शन। अभी कितने पे ऑपरेट कर रहे हैं? 60% पे। अच्छा, और 36,000 पैकेट बना रहे हैं। अच्छा, 36,000 पैकेट्स बना के बेच रहे हैं। बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर अगर ये 63,000 पैकेट बना रहे हैं, देखो अगर 36,000 पैकेट बना रहे हैं 60% पे, तो 100% पे 60,000 बनाएंगे। और क्वेश्चन में कह रहा है 60% से बढ़ा के 80% जा रहे हैं, तो इसका मतलब 80% पे ये बनाएंगे 48,000। 60 से 100 पे जाओगे तब 100 से 80 निकलेगा ना। ठीक है, पढ़ो एक बार फिर से। फूड्स लिमिटेड प्रेजेंटली ऑपरेटिंग 60% लेवल ऑफ प्रोडक्शन, that is 36,000 packet of snack foods, and proposes to increase capacity utilization in the coming year by 1/3 over existing level production। क्या करेंगे? 1/3 बढ़ाएंगे। अब आप बच्चे बताओ, 36,000 अभी का प्रोडक्शन है, अगर इसका 1/3 बढ़ेगा तो 12,000 बढ़ेगा, तो 48,000 ही तो हो गया। और वो क्या हो गया? 80%। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट। द फॉलोइंग डेटा हैज बीन सप्लाइड। ये डेटा हमें दे रखा है क्या? हमें 36,000 पैकेट का यूनिट कॉस्ट दिया है, हर एक कॉस्ट दी है 36,000 पैकेट की। ठीक है, और अब यहाँ पढ़ो, फिर ये सब तो वर्किंग कैपिटल के बारे में दिया है, और यहाँ लिखा है प्रिपेयर अ प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एट न्यू लेवल। चलो तो पहले हम लोग निकालेंगे बेटा, पहले निकालेंगे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। और जब जब आपने बनाया है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, तो यहां सबसे पहले निकालना होगा यूनिट प्रोड्यूस्ड। यूनिट प्रोड्यूस्ड, $36,000। ये है एग्जिस्टिंग, इसको 1/3 बढ़ा दो, तो ये आ गया 48,000। और ये है 80% कैपेसिटी। ये है बेटा 80% कैपेसिटी। तो इस पे हमें बनाना है। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, फोर्टीन बेटा। अब यहाँ से रिवाइज होगा आपका प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। फिर ये देखो बेटा, ऐसे सिखाया था प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना। यहाँ मैंने ये भी लिखवाया था, इसका कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। अभी तक जितने क्वेश्चन किए उसमें हम लोगों ने ऐसे बनाया। इसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, सेल यहाँ मत लिखो,
ये सब जोड़ते जाड़ते लेके आ जाओ, तो यहाँ मिलेगी कॉस्ट ऑफ सेल, सबसे नीचे लिखो सेल, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे कई क्वेश्चंस में बनाए हैं, अब की बार ऐसे बनाने जा रहा हूँ, सेल पहले नहीं लिखेंगे, एकदम आखिरी में लाके लिखेंगे, ठीक है। तो आप जान जाओ कि कई सारे फॉर्मेट्स होते हैं, कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है। तो अब मैं पहले लिखने जा रहा हूँ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। देखो जरा क्या लिखा है बेटा, एक यूनिट पे 4 रुपए का मटेरियल लगता है, तो हमने 48,000 यूनिट्स बनाया, 4 रुपए के हिसाब से 1,92,000। वेजेस 2 रुपीज की है, 48,000 पे 2 रुपीज के हिसाब से 96,000। ओवरहेड वेरिएबल है, वेरिएबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्टी 48,000 यूनिट्स हम बना रहे हैं 2 रुपए के हिसाब से, 96,000। फिर दिया है फिक्स्ड ओवरहेड, फिर दिया है फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड कितना आएगा बताओ जरा, फिक्स्ड ओवरहेड कितना आएगा, 36,000। क्यों, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमेशा फुल कैपेसिटी पे जाता है, आप भले उसमें से यूज कर रहे हो 60%, उसका पेमेंट जाएगा पूरे का। तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, यहाँ डायरेक्ट लिख दो फिक्स्ड, फिक्स्ड ओवरहेड 48,000 यूनिट्स, 48 कह रहा हूँ, 36,000 इंटू 1, या सिंपली आप 36 भी लिख सकते थे, 36,000 डायरेक्टली। आगे देखो बेटा, बस अब इसके बाद इनका चलो इतने का टोटल कर लो पहले, 4 लाख। अब इसी को आप बोलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसी को बोलो COGS, इसी को बोलो कॉस्ट ऑफ सेल, क्योंकि और कुछ दिया ही नहीं है। और अगर इसको सेल में से माइनस कर दें तो आ जाएगा प्रॉफिट। और बेटा देखो क्वेश्चन में दिया है 12 रुपए इनका सेलिंग प्राइस है, 48,000 यूनिट अगर 12 रुपए के हिसाब से बिकेगी तो 5,76,000, प्रॉफिट आ गया 156 का। तो पहली रिक्वायरमेंट हो गई, इनका प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना लिया हमने। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आ गया। चलो आगे बढ़े। अब देखो और क्या कहा है, ये इतना हो गया। अब बेटा देखो दूसरी बात थी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकालनी है न्यू लेवल पे, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकालनी है न्यू लेवल पे। तो चलिए अब दूसरा आंसर, ये पहला आंसर था, दूसरा आंसर है प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल at
80% कैपेसिटी, क्योंकि न्यू लेवल लिखा है ना, तो न्यू लेवल का मतलब ये हो गया 80% कैपेसिटी, या इसी में ब्रैकेट में लिख सकते हैं 48,000 यूनिट्स। तो हमें निकालना है वर्किंग कैपिटल क्या होगी। अब वर्किंग कैपिटल सब कोई जानते हो, ठीक है। एक मिनट इधर देखो, वर्किंग कैपिटल में कैसे निकलेगी, करंट एसेट माइनस, अच्छा क्या क्या हो सकता है करंट एसेट में, सोचो जरा। रॉ मटेरियल हो सकता है, और WIP हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकता है, डेटर हो सकते हैं, कैश हो सकता है, ठीक है। अब ये बताओ, मटेरियल पहले निकाल चुके हो, इससे मटेरियल आ जाएगा, ये साल भर का तो जो भी दिया होगा, ठीक है। टोटल बेसिस पे निकालना है, तो डेटर इस पे आ जाएगा, डेटर इस पे आ जाएगा, बेटा ये फिनिश गुड्स इस पे आ जाएगा, समझ आया ना। तो मैं चाहता हूं अगर खुद से एक दो चीज निकालो तो बेटर रहता है। चलो मैं यहाँ पढ़ा दे रहा हूँ, और खुद से देखो जरा, अगर लगा पाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलो अब यहाँ से इसने कहानी शुरू करी है वर्किंग कैपिटल की, देखो क्या लिखा है। रॉ मटेरियल विल रिमेन इन टू द स्टोर 1 month बिफोर यूजिंग द प्रोडक्शन। मटेरियल कह रहे हैं 1 महीने का मटेरियल हमारे पास स्टॉक में रहता है। तो अब जैसे हम लोग करते हैं वैसे हम लोग करेंगे, पहले हम लिखेंगे करंट एसेट, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के करंट लायबिलिटी, करंट एसेट में पहले उसने बताया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो बेटा ऊपर हम निकाल चुके हैं 1,92,000 का मटेरियल अगर हम लोग खरीदते हैं 12 महीने में, तो 1 महीने का कितना। चलो आगे पढ़ो। मटेरियल विल रिमेन इन प्रोसेस फॉर फर्दर 1 month, कह रहे हैं बेटा 1 महीने का हमारे पास WIP का स्टॉक रहता है, 1 महीने का WIP का स्टॉक रहता है, 1 महीने का WIP का स्टॉक रहता है। तो WIP मैं नीचे निकलवा देता हूँ, इसमें गड़बड़ कर सकते हो। नीचे आइए, वर्किंग नोट बनाइए। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ WIP, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ WIP। कोई बताएगा WIP किस किस चीज से बनता है मिलके। एक रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड वगैरह क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ देखो इनके पास क्या क्या है, देखो रॉ मटेरियल, बताओ ये WIP में आएगा कि नहीं आएगा। वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सब कुछ है तो खर्चा ही। तो पहले मैंने चारों लिख लिया, रॉ मटेरियल, फिर इसका नाम लिखा है इसने वेजेस, फिर क्या दिया था, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। तो 2 लाइन छोड़ के वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। $36,000 का फिक्स्ड ओवरहेड है, बाकी लिखते हैं मटेरियल, लेबर और ओवरहेड।
ठीक है बेटा। अब इधर देखो सब बच्चे, मटेरियल तो 1 लाख, ऐसे लिख रहा हूँ, 192 का था, तो ये 192 होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, WIP क्या 100% कंप्लीट होता है? नहीं। तो कितना होता है? सब अलग अलग होता है। या तो क्वेश्चन बताए, नहीं बताएगा तो मैंने क्या बताया था, मटेरियल 50%, बाकी सब मटेरियल 100%, बाकी सब। तो हम भी वैसे कर रहे हैं, इसको ले लिया 100% और बाकी सबको कर देंगे 50%। वेजेस है 96, 96, 36, 96, 96 और 36। टोटल करो। हाँ हाँ फिक्स्ड। फिक्स्ड क्यों हुआ? पूरी पेमेंट ही नहीं गई होगी ना फिक्स्ड की। 3 लाख 6, पूरा पूरा। अब ये 3 लाख 6 हजार कितने दिन का होगा? 12 महीने का, तो 1 महीने का जो बनेगा उतना WIP होगा। देखो यहाँ पे स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कितना निकला था बेटा? 306। 306 अगर 12 महीने का तो 1 महीने का कितना? 25,500। चलो क्वेश्चन आगे पढ़ो, क्या लिखा। दो चीज तो हो गई, ये वाला हो गया, ये हो गया। अब ये देखो लिखा है, सप्लायर ग्रांट, ग्रांट 3 मंथ क्रेडिट टू द कंपनी। मटेरियल पे 3 महीने का क्रेडिट मिलता है, तो ये लाइबिलिटी हो गया। क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल, 1,92,000 का मटेरियल खरीद के आया था 12 महीने का, तो 3 महीने का हो गया 48। आगे बढ़ो। फिनिश्ड गुड्स रिमेन इन गोडाउन फॉर 1 मंथ। अच्छा चलो, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और बेटा फिनिश गुड्स इसी 4,20,000 पे निकलेगा। तो अगर 4,20,000 12 महीने का है तो 1 महीने का कितना? डेटर्स पे 2 महीने का मिलता है क्रेडिट, तो यहाँ लिखो डेटर्स। टोटल बेसिस पे निकलना है तो सेल 576 की है, उसी पे निकलेगा। 576 की सेल अगर 12 महीने की है तो 2 महीने के कितने? आगे बढ़ो। लैग इन वेजेस एंड ओवरहेड पेमेंट इज 1 मंथ। 1 महीने रोक के पैसा देते हैं वेजेस का और ओवरहेड का। तो बेटा ओवरहेड दो हैं, ध्यान रखना, दोनों रुक के देते होंगे। तो अब यहाँ लिखो, लाइबिलिटी में आ जाओ, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेरिएबल ओवरहेड, आउटस्टैंडिंग फिक्स्ड ओवरहेड। वेजेस हम लोगों ने पे किया था 96, 96, 36, 96, 96, 36। अगर ये 12 महीने का है तो 1 महीने का। कितना बेटा? 8,000। आगे पढ़ो।
दीज एक्सपेंसेस अक्रू इवनली थ्रू आउट द ईयर, ठीक है वो तो कर ही लिया। नो इंक्रीज ईदर इन कॉस्ट इनपुट और सेलिंग प्राइस, कह रहे हैं बेटा कैपेसिटी तो बढ़ा रहे हैं लेकिन न कॉस्ट बढ़ेगी ना सेलिंग प्राइस बनेगा, ठीक है और बढ़ो आगे। कह रहा है प्रिपेयर प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एंड वर्किंग कैपिटल एट न्यू लेवल एज्यूमिंग मिनिमम कैश 19,500 टू बी मेंटेन, तो कैश लिख लो 19,500 करंट एसेट में। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब इसका पहले टोटल करेंगे तो आ जाएगा टोटल करंट एसेट 1,90,92, लाइबिलिटी का टोटल कर लो, एक लाख 25,000 वर्किंग कैपिटल। ठीक है बेटा, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन। अब आगे आ जाओ, लिखो कंसेप्ट नंबर 22 पे। कॉपी हो गया कि नहीं सबका? चलो अब आगे लिखिए कंसेप्ट नंबर 22 बेटा। इसका नाम है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट when there is increase in sale, working capital requirement when there is increase in sale 22, when there is increase in sale। चलो अब लिखो बेटा इसमें, अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे सेल्स बढ़ने से वर्किंग कैपिटल कैसे निकालें। लिखिए when there is increase in sale then all cost
all costs which are variable in nature also increases. For example, material, labor, factory overhead, administration overhead, selling and distribution overhead, और लिखेंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस या फिक्स्ड कॉस्ट will remain same unless until mention in question. Unless until mention in question. जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा जाए तब तक वो हो गया बेटा। चलो, तो अब ये देखो, अगर सेल बढ़ेगी तो वेरिएबल एक्सपेंसेस उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे। 10% सेल में इंक्रीज हुई तो एक्सपेंसेस भी 10% इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन फिक्स्ड एक्सपेंस जब तक क्वेश्चन नहीं कहेगा तब तक हम लोग वही एज्यूम करके चलेंगे, जब कहेगा तो चेंज होगा। तो अब जरा इस पे 17 क्वेश्चन है अपने पास, उस पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17। चलो पढ़ो बेटा, क्या लिखा है। देखो क्या क्या निकालना है, ये देख लो। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर यूजिंग टोटल कॉस्ट, ठीक है। और कह रहा है कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस एज पर टंडन कमेटी। टंडन कमेटी, जरा बताओ बेटा, टंडन कमेटी में कितने मेथड पढ़े थे? कौन कौन सा? पहला 75% ऑफ करेंट एसेट माइनस, दूसरा बताओ ऑफ करेंट एसेट माइनस, तीसरा हाँ करेंट एसेट माइनस कोर एसेट, और फिर माइनस करेंट लाइबिलिटी, और इसका 75%। तो उसकी भी रिवीजन हो जाएगी। अब आइए शुरू करते हैं। तो उसने कहा है वर्किंग कैपिटल निकाल के बताओ। और देखो बेटा यहाँ एक, चलो एक ये हुआ। चलिए शुरू करते हैं, लिखिए क्वेश्चन नंबर 17। लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ MNO लिमिटेड।
for the year ended 31st March 2009. 2008 का डेटा दिया है और नेक्स्ट ईयर का पूछ रहा है, तो 2009 हो गया बेटा। और इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन लैक्स में दी है, तो हम आंसर भी वैसे ही कर देंगे। यहां लिख देना अमाउंट इन लैक्स। सारा का सारा अमाउंट लैक्स में है। चलो शुरू करते हैं। तो जैसे होता है, पहले लिखोगे करेंट एसेट्स, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट में से करेंट लायबिलिटी माइनस करोगे तो आ जाएगी वर्किंग कैपिटल। ये तो पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर उसने बोला है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। कुछ बोला नहीं है तो तीनों मेथड से निकालना होगा। और इसके बाद बनेगा वर्किंग नोट। इसके बाद बनाएंगे वर्किंग नोट। चलो बेटा, अब पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन, देखिए क्या क्या दिया है। ठीक है, अब बेटा ऐसा है, ये सब कुछ करने के लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। इसमें बनाएंगे कॉस्ट शीट, या उसी को बोलते सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। तो लिखो जरा, स्टेटमेंट शोइंग प्रोजेक्टेड कॉस्ट, क्योंकि अगले साल का बना रहे हैं, और प्रॉफिट भी निकाल देंगे, एंड प्रोजेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2009। जैसे हर क्वेश्चन में कॉस्ट शीट बनती है, एक बार बना लेंगे तो कोई भी चीज निकालना होगा तो इजी हो जाएगा। अब जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप लिखेंगे। पहले तो एक तरफ लिखो पर्टिकुलर्स, फिर यहां लिखो डेटा, या लिखो एज ऑन 31st March 2008। फिर यहां लिखेंगे इंक्रीज, डिक्रीज एज ऑन 31st March 2009। 2008 का डेटा दिया है और प्लस माइनस बताया है, 2009 का निकालना है।
चलो शुरू करते हैं बेटा। देखो सबसे पहले दिया है हम लोग को यहाँ पे मटेरियल, ये सेल भी लिख सकते हो। सेल दी है 450 की, सेल्स 450 की, सेल्स दी है 450 की। बेटा अब सब बच्चे सामने देखो, ये क्या लिखा है देखो। देखो ये तो 2008 का डेटा है और 2009 के लिए फोरकास्ट है, सेल विल गो अप बाय 100%। सेल कितने से बढ़ जाएगी? 100% से। तो अगर 100% से बढ़ जाएगी तो अब यहाँ पे लिखेंगे 100% इंक्रीज। तो बताओ 2009 में सेल कितनी हो जाएगी? 900। ठीक है आगे पढ़ो। सेल के बाद अगली चीज दी है मटेरियल। मटेरियल 150 लाख का पहले लगता था। सेल को कर लो बेटा ए, अभी सारा कॉस्ट जोड़ के ए माइनस बी करेंगे, आ जाएगा प्रॉफिट। अब लिखो मटेरियल, क्वेश्चन में वर्ड यूज है मटेरियल कंज्यूम्ड, तो मैं भी लिख रहा हूं मटेरियल कंज्यूम्ड। 150 लाख का मटेरियल लगा था 2008 में, 2008 में। और बेटा मटेरियल के बारे में कहीं दिया है कुछ? नहीं, वो तो अलग बात हुई ना। ठीक है नहीं दिया। कितना हो जाएगा बेटा फिर? कुछ नहीं दिया है तो? हाँ यही लॉजिक है। अभी क्या लिखवाया है सवाल में? कुछ नहीं दिया होगा तो जिस रेशियो में सेल बढ़ेगी उसी रेशियो में सब खर्चे बढ़ेंगे, यही तो खास बात है। तो मटेरियल के बारे में बताएगा नहीं, वो अपने आप बढ़ जाएगा। कौन सा निश्चित रहेगा? फिक्स वाला। और जब कहेगा तो वो भी बदल जाएगा। यही लॉजिक है, समझ में? तो सवाल में कहीं नहीं लिखा है, स्टिल हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज हुई 100% की और हो गया ये 300। वेजेस पहले 30 लाख की दी थी, वेजेस 30 लाख की पहले थी, 100% बढ़ेगी 60 लाख की हो जाएगी। अब लिख ले तो ठीक ही है, नहीं तो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्राइम कॉस्ट, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं होता। प्राइम कॉस्ट 180 की पहले आती थी, 360 की जस्ट डबल अभी हो गई। इसके बाद बारी आई फैक्ट्री ओवरहेड 60 का, फैक्ट्री ओवरहेड 60। बेटा सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, फैक्ट्री ओवरहेड के सामने एक लाइन उसने यूज की 100% वेरिएबल, तो डबल कर देंगे। ये भी 100% वेरिएबल, अभी फिक्स होता तो रोक लेते। तो 100% इसको भी बढ़ाओ, 120 हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद आ जाती है वर्क्स कॉस्ट 240, 480। अब ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बेटा ये भी 60 का है, 100% बढ़ रहा है, 120 हो जाएगा, 600, यहाँ का 300। इसको बोलते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या COGS। अब इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है भी कि नहीं है? सेलिंग है 50 का दे रखा है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेटा 50 था पहले। और एक मिनट इधर देखो, इसमें दिया है सेलिंग एक्सपेंसेस 150 लाख का हो जाएगा, तो जब दिया है तब थोड़े ना दिमाग लगाना है, तब वही 150 लिखेंगे ना।
लिखो 150 लाख और यहाँ लिख दो एज गिवन इन क्वेश्चन। 350 लाख इनकी आ गई कॉस्ट ऑफ सेल। अगर मैं इसको बोलूं बी तो ए माइनस बी हो जाएगा प्रॉफिट। मांगा नहीं था लेकिन निकाल दिया। 450 में से 350, 100 रुपये, 100 लाख का इधर आ गया। 900 में से ये तो 150 लाख का यहाँ आ गया। डन। अब बेटा इसके बनने से आसानी हो जाती है। अब जो भी निकालना होगा फटाफट पढ़ते जाएंगे, यहीं से निकाल लेंगे। हटा दूँ? चलो अब आ जाओ सवाल पे, आगे पढ़ो। अब ये देखो यहाँ से कहानी शुरू करो। स्टॉक होल्डिंग के बारे में। मटेरियल 2.5 महीने का रखते हैं, 2.5 मंथ। तो मटेरियल हम लोगों ने निकाला है। अब यहाँ आ जाओ, सबसे पहले लिखो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तीन सौ का अगर हम लोग रखते हैं 12 महीने में तो 2.5 महीने का कितना? अगली लाइन में लिखा है वर्क इन प्रोग्रेस फॉर 1 मंथ, 100% डिग्री लेना है। अच्छा, तो WIP में आ जाएगा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, 100% बोला है बेटा। तो ये आ गया 360, 120। इसका 100% वही रहेगा। 480 अगर 12 महीने का तो 1 महीने का कितना? फिनिश गुड्स आधे महीने का, डेटर आधे महीने का। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट शीट बन चुकी है, ये निकलेगा COGS पे। 600 का अगर 12 महीने का तो आधे महीने का कितना? डेटर टोटल बेसिस पे चल रहा है तो डेटर टोटल पे आएंगे। 900 पे सेल हुई है 900 की। 900 की सेल हुई अगर 12 महीने में तो आधे महीने का कितना? नहीं, बुक डेट है बेटा 1.5 मंथ। बुक डेट है 1.5 मंथ। टोटल कर लेंगे, आ जाएगा टोटल करेंट एसेट कितना? 240। अब आ जाओ लाइबिलिटीज में, देखो क्या क्या है बेटा। लैग इन पेमेंट 3 मंथ फॉर क्रेडिटर। क्रेडिटर का पैसा 3 महीने रोक के दिया जाता है। निकाल लो क्रेडिटर। क्रेडिटर फॉर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल खरीदा हमने 300 का। 300 की परचेज हुई है अगर 12 महीने में
तो 3 महीने का कितना? आगे पढ़ो। 1 month फॉर वेजेस, हाफ मंथ फॉर फैक्ट्री, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग। अच्छा, 1 महीने का वेजेस का है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 60 लाख का है 12 महीने में, तो 1 महीने का 5 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। 120 का फैक्ट्री ओवरहेड 12 महीने का, तो आधे महीने का। 120 का 12 महीने का, तो आधे महीने का। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 150 था, 150 अगर 12 महीने का, तो आधे महीने का कितना? तो बेटा ये आ गई वर्किंग कैपिटल, क्योंकि इसके बाद और कोई पॉइंट नहीं था। ये लिख लो, फिर निकालने वो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। हो गया बेटा? चलो, तीनों मेथड लिखे रखे हैं, और उसने आखिरी में बताया 30 लाख के कोर एसेट हैं, तो अब कुछ बचा ही नहीं। चलो आ जाओ सीधा। 75% ऑफ करंट एसेट का टोटल आया था 240, लाइबिलिटी का आया था 96.25। 75% ऑफ करंट एसेट है 240, 96.25। 75% ऑफ करंट एसेट है 240, कोर एसेट दिया है 30 का 96.25। चेक कर लो, यही आ रहा है। हो गया बेटा? चलो बात यहीं तक करेंगे हम लोग।